हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो क्लास 7 आज हम पढ़ रहे हैं। क्लास 7 आज हम पढ़ेंगे। प्रोसेसर पिछली क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था वो सीपीयू के बारे में पढ़ा था, यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ा था। और प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एक ही चीज़ आती है, वो होता है सीपीयू आपका। और सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। सीपीयू के अंदर एएलयू है, एमयू है, सीयू है, किसका क्या काम है वो सारी चीज़ पढ़ी थी। रजिस्टर्स हमने पढ़े थे। रजिस्टर्स जिसकी सारी डिटेल में हमने डिस्कस किए थे। रजिस्टर एमएआर है, एमबीआर है, एसीसी है, आईआर है, पीसी है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। तो उससे आगे की क्लास है आज, उससे आगे चीज़ें हम पढ़ते हैं, देखते हैं। तो प्रोसेसर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। प्रोसेसर के अंदर क्या चीज़ हम डिस्कस करने वाले, देखो प्रोसेसर ही हम पढ़ रहे थे, लेकिन अगली इस क्लास में हम प्रोसेसर के टाइप्स हम पढ़ेंगे। प्रोसेसर के बारे में हम और थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। तो प्रोसेसर के बारे में देखिए, वन ऑफ द अर्लियर गोल, जो सबसे पहले गोल बना था साइंटिस्टों का, डिजाइनर का, सीपीयू डिजाइन करने वालों का, वो था मोर एंड मोर इंस्ट्रक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सीपीयू को देना था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्देश, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके काम लिया जा सके सीपीयू से, ये काम था उनका। इंस्ट्रक्शन सेट देना था किस चीज़ को? सीपीयू को। किस चीज़ के लिए? टू इंश्योर दैट सीपीयू सपोर्ट्स मोर फंक्शन डायरेक्टली, कि सीपीयू जो है डायरेक्टली सारे काम करना स्टार्ट कर दे। तो सीपीयू के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो है उन्होंने दे दी, सीपीयू डिज़ाइन करने वालों ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन उसके अंदर थोप दी। तो हुआ क्या? प्रोसेसर जब इस तरीके से बनाया गया, जब इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे दी गई, तो क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स बन गया। वो कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बन गया, ये चीज़ें हम देखेंगे अभी। टाइप्स ऑफ प्रोसेसर में मान लीजिए सबसे पहले आ जाता है आपका CISC, ये भी एक टाइप है प्रोसेसर का, पहला टाइप है। दूसरा टाइप जो प्रोसेसर का है वो है RISC, और तीसरा टाइप जो प्रोसेसर का है EPIC, और चौथा टाइप जो प्रोसेसर का है वो मल्टी कोर। तो 4 टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं। इनसे क्वेश्चन क्या आए थे वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो इनके फुल फॉर्म पूछी गई थी, बहुत बार फुल फॉर्म जो है इनकी पूछी जाती है। तो फुल फॉर्म मैं साथ के साथ डिस्कस करूँगा। इनकी फुल फॉर्म जो है वो साथ के साथ मैं एक एक के बारे में पढ़ाऊँगा आपको, और एक एक की फुल फॉर्म जो है डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इनके बारे में, समझते हैं CISC, RISC, EPIC और मल्टी कोर के बारे में। तो सीपीयू के डिज़ाइन बने। सीपीयू डिज़ाइन बना सबसे पहले CISC, जो सबसे पहले डिज़ाइन बना सीपीयू का वो CISC। CISC की फुल फॉर्म क्या है? CISC की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, कठिन हो गया। तो जब सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन डालनी शुरू कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन डालनी शुरू कर दी, तो क्या हो गया? सीपीयू अपना कॉम्प्लेक्स हो गया। बड़े निर्देश, लार्ज इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना, लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट, लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट, ये मेन पॉइंट ध्यान रखना। लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट इसके अंदर होता है। सीपीयू विद लार्ज इंस्ट्रक्शन, यानी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपने ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। तो वो जो है क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स बन गया, और उसको बोला गया कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर बोला गया। सबसे पहला प्रोसेसर की मैं बात कर रहा हूँ, CISC टाइप का प्रोसेसर, ठीक है ना। दूसरे टाइप का हम देखते हैं, दूसरे टाइप का प्रोसेसर CISC में और क्या था? CISC के अंदर और क्या क्या चीज़ें थी? CISC प्रोसेसर में बहुत सारे प्रोसेसिंग फीचर्स होते हैं। वे मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के काम को आसान बनाते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा दे दी मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम को आसान करने के लिए। दे आर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, ये भी आप नोट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना आप। ये कॉम्प्लेक्स तो होते ही हैं, पिछली बार हमने पढ़ लिया था इससे पिछली स्लाइड में, लेकिन एक्सपेंसिव भी होते हैं। किस चीज़ में एक्सपेंसिव होते हैं? प्रोड्यूस करने में, बनाने में एक्सपेंसिव होते हैं। और मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर टुडे यूज CISC प्रोसेसर, आजकल जो पर्सनल कंप्यूटर हैं वो CISC प्रोसेसर यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जो पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर की बात की है यहाँ पे। पर्सनल कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? अपने माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। कौन से कंप्यूटर होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक भाई? नेक्स्ट देखो, CISC प्रोसेसर की ही मैं बात कर रहा था यहाँ पे, CISC प्रोसेसर की बात थी ये।
इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट सिर्फ ये था कि लार्ज इंस्ट्रक्शन होती हैं CISC के अंदर, लार्ज इंस्ट्रक्शन होती हैं, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन इसके अंदर होती हैं, एक्सपेंसिव ये होते हैं, कॉम्प्लेक्स ये होते हैं। तो अभी आपको कॉम्प्लेक्स पूछा जाए, लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट पूछा जाए, आपको जो है एक्सपेंसिव पूछा जाए, तो CISC का नाम आपने लेना है, CISC। नेक्स्ट देखो भाई, इससे आगे आ जाता है आपका RISC प्रोसेसर किस टाइप का आ गया, RISC का। R का मतलब बन गया रिड्यूस, R का मतलब क्या बन गया, रिड्यूस। अब जो वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन थी, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लिख दी थी, अब उनको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, घटा दिया गया, ठीक है ना। तो इसको बोला गया रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये इसकी फुल फॉर्म है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म रहेगी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। फुल फॉर्म इसकी बहुत बार पूछी गई है भाई, फुल फॉर्म इनकी सभी की पूछी जाती है, लगभग सभी की फुल फॉर्म जो है पूछी जाती है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर भाई इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो ये क्या था, CPU विद स्मॉल इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन थी, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं डाली, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, स्मॉल डाल दी गई। फिक्स लेंथ इसकी कर दी गई, लेंथ जो है वो क्या कर दी गई, इसकी फिक्स कर दी गई। रिड्यूस कर दिए गए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, रेफरेंस टू मेमोरी रिट्रीव ऑपरेंड्स आर सेट टू RISC, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, थोड़ी इंस्ट्रक्शन ले ली गई, ठीक है ना। काम करने के लिए कम संदर्भों में RISC आर्किटेक्चर को नियोजित करने के लिए कहा गया। ये RISC लेकर आया गया जिससे मेमोरी रेफरेंस कम हुए, यानी कि स्मॉल इंस्ट्रक्शन जो है वो कम हुई। लेंथ क्या हुई, फिक्स हुई। उसमें लेंथ क्या थी, लार्ज थी, उसमें स्मॉल नहीं थी, उसमें लार्ज इंस्ट्रक्शन थी। वो एक्सपेंसिव था, ये एक्सपेंसिव भी नहीं था। नेक्स्ट देखो, ये RISC के बारे में था। ये CPU के टाइप हैं भाई, CPU के क्या है, ये टाइप हैं, यानी कि CPU इतने इतने प्रकार का अपना था। सबसे पहले CISC टाइप का, फिर उसके बाद RISC टाइप का, उसके बाद EPIC के टाइप का। EPIC देखते हैं अभी हम। EPIC में क्या है, EPIC के अंदर EPIC की फुल फॉर्म है एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग इसकी फुल फॉर्म है, EPIC की फुल फॉर्म। इसमें क्या है, पैरेलली काम होने लग गया। पैरेलली का मतलब है, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, समानांतर का मतलब होता है यहाँ पे, यानी कि जैसे एक ही ये काम कर रहा है और साथ के साथ ये इंस्ट्रक्शन भी काम कर रही है, दो इंस्ट्रक्शन जो है साथ के साथ काम करनी स्टार्ट कर गई इसके अंदर। किसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, EPIC एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। EPIC टेक्नोलॉजी ब्रेक्स थ्रू द सीक्वेंशियल नेचर। सीक्वेंशियली नेचर था जो, सीक्वेंस मतलब लगातार जो काम होता था पहले प्रोसेसरों के अंदर। कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत जो प्रोसेसर थे, कौन से, CISC था, RISC था, वो जो प्रोसेसर थे, परंपरागत प्रोसेसर थे, उनके काम को इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। किसने ब्रेक कर दिया, EPIC ने। यहाँ पैरेलली रूप में काम होने लग गया। किस रूप में, पैरेलली रूप में काम होने लग गया। वो सीक्वेंस में काम करते थे, यानी कि पहले एक काम कर दिया, फिर दूसरा काम कर दिया, फिर तीसरा काम कर दिया। लेकिन इसने क्या किया, EPIC ने एक काम एक प्रोसेसर के आधे भाग को दे दिया, एक काम प्रोसेसर के आधे भाग को दे दिया, दो काम एक ही समय में होने लगे, पैरेलली होने लगे। बाय अलाउिंग सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट एक्सप्लिसिटली टू द प्रोसेसर व्हेन ऑपरेशन कैन बी डन इन पैरेलल। ऑपरेशन जो है वो पैरेलल में डन होने लगे, पैरेलली उसमें होने लगे रूप में। प्रोसेसर बेस्ड ऑन EPIC आर्किटेक्चर, प्रोसेसर जो EPIC बेस आर्किटेक्चर बेस पे थे, आर सिंपलर, वो सिंपल रहे, सिंपल थे। मोर पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल थे ट्रेडिशनल CISC से और RISC से, ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर थे। दीज प्रोसेसर आर मेनली टारगेटेड इन नेक्स्ट जनरेशन 464 बिट। जो बिट पड़ी थी हमने, रजिस्टर का साइज होता है, ये उनके लिए ज़्यादातर डिज़ाइन किए गए EPIC प्रोसेसर। क्लियर है बात भाई, यहाँ तक EPIC की बात की मैंने। अब इसके बाद बात आ जाती है आपकी EPIC के बाद मल्टी कोर प्रोसेसर आ गए। इसके बाद कौन से प्रोसेसर आ गए, मल्टी कोर प्रोसेसर आ गए। यानी कि कोर का मतलब है, कोर आ गई, कोर का मतलब है यानी कि पैरेलल तो आ ही गया था, पैरेलल में अब इसकी कोर अलग बना दी गई, इसकी कोर अलग बना दी गई। पैरेलल में तो इस तरीके से काम करता था, लेकिन दो कोर बना दी गई, इस प्रोसेसर के दो पार्ट कर दिए गए इस तरीके से, इस तरीके से। इस प्रोसेसर के पूरे के ही दो पार्ट कर दिए गए, ये पार्ट अलग काम करेगा और ये पूरा पार्ट अलग काम करेगा। इसमें तो क्या था, ये अलग, इस साइड अलग काम करता था, इस साइड अलग, लेकिन इसमें जो है इस तरीके से काम करना प्रोसेसर ने शुरू कर दिया। मल्टी कोर आ गई भाई, मल्टी कोर चिप।
द मल्टी कोर चिप डू नॉट नेसेसरली रन एज फास्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी तेज़ गति से काम करेगी जितनी तेज़ गति से हाईएस्ट परफॉर्मेंस, इतनी तेज़ गति से काम नहीं करती जितनी तेज़ गति से सिंगल कोर करते थे। यानी कि इससे पहले जो प्रोसेसर थे उनकी गति इसके बराबर नहीं है, यानी कि ये कम गति के हैं, ज़रूरी नहीं है उनकी इतनी गति रहेगी, बट दे इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस, परंतु ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इन्होंने बढ़ा दी, यानी कि काम को बांट दिया, काम ज़्यादा ये करेंगे लेकिन प्रोसेसर की स्पीड जो है सिंगल कोर की वो ज़्यादा रहेगी। बाई हैंडलिंग मोर वर्क इन पैरेलल, ज़्यादा वर्क हैंडल करके पैरेलल के अंदर ये काम करते हैं। ए ड्यूल कोर आप जानते भी हो, ड्यूल कोर को अच्छी तरीके से, ड्यूल कोर प्रोसेसर होते थे। ड्यूल कोर चिप रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन, ज़्यादा एप्लीकेशन रन करती है, जैसे मान लीजिए आपने गाना भी चला रखा है, आपने जो है गाना भी चला रखा है, यूट्यूब से डाउनलोडिंग भी लगा रखी है, आप व्हाट्सएप पे चैट भी कर रहे हो, 3 काम इकट्ठे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मल्टीपल काम करता है। और अबाउट 1.5 टाइम फास्टर चिप है देन द चिप विद द वन कंपेरेबल कोर, एक कंपेरेबल वाली कोर थी उससे काम ज़्यादा ही हो गया, इसलिए स्पीड का, वैसे स्पीड जो है नॉर्मली उससे ज़्यादा नहीं थी, ये ध्यान रखना। तो ये मल्टी कोर के अंदर ये काम हुए, मल्टी कोर चिप के अंदर। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो भाई, वर्किंग ऑफ मल्टी कोर का डिस्कस करेंगे। वर्किंग ऑफ मल्टी कोर, मल्टी कोर में काम जो है वो किस प्रकार से होता था। मल्टी कोर में काम किस प्रकार से होता था, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करता है, किस चीज़ को कंट्रोल करता है, ओवरऑल असाइनमेंट, जो ओवरऑल असाइनमेंट ऑफ टास्क, काम दिए गए हैं कंप्यूटर को, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। इन मल्टी कोर प्रोसेसर, इन ए मल्टी कोर प्रोसेसर ईच कोर हैज़ इंडिपेंडेंटली कैश, हर कोर का, ईच कोर हैज़ इंडिपेंडेंट कैश, हर कोर का अपना कैश होता था, यानी कि काम बढ़ गया, काम ज़्यादा होने लग गया। यानी कि ये कह रहा है कि ये अपना सिंगल प्रोसेसर है लेकिन इस पे कोर बना दी गई, 1 कोर 2 कोर, पहले 2 कोर थी ड्यूल कोर, फिर अपना ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, इस तरीके से आगे क्वाड कोर आ गया, फिर ऑक्टा कोर आ गया। तो ये जो है चिप अलग अलग, इनका चार लेवल, 4 कैश हो गया, इसका अलग कैश, इसका अलग कैश, इसका कैश अलग और इसका कैश अलग, चारों का कैश अलग अलग हो गया। कैश अलग अलग हो गया तो मतलब चारों काम अलग अलग तरीके से कर सकती हैं। कैश क्या होता है ये हम मेमोरी के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। मल्टी कोर प्रोसेसर की बात की है हमने। नेक्स्ट देखो, हिस्ट्री ऑफ मल्टी कोर। मल्टी कोर की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, मल्टी कोर हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, मल्टी कोर वाले प्रोसेसर की हिस्ट्री, तो देखिए इन्होंने क्या किया। मल्टी कोर प्रोसेसर वाली हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ, इंटेल ने, सबसे पहले इंटेल ने प्रोसेसर बनाया था, ये आपको पता ही है, प्रोसेसर वाले पार्ट में पढ़ा था। चिप मेकर इंटेल, जैसे इंटेल की कंपनी है, AMD की कंपनी है, IBM की कंपनी है, इन्होंने प्रोसेसर बनाए हैं। सन की कंपनी है, सन माइक्रो सिस्टम, हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस मल्टी कोर, ये मल्टी कोर चिप लेकर आए थे सर्वर के लिए, डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए। करंट मल्टी कोर चिप्स आर, फिलहाल जो मल्टी कोर चिप चल रहे हैं, ड्यूल कोर चल रहा है अपना, 2 कोर चिप, ड्यूल कोर का मतलब है 2 कोर चिप, 2 कोर की चिप है। क्वाड कोर का मतलब है 4 कोर वाली चिप है। ऑक्टा कोर का मतलब है 8 कोर वाली चिप है। और हेक्सा कोर आ जाएगा तो हेक्सा कोर हो जाएगा 16 कोर वाली चिप। कितनी कोर वाली, 16 कोर वाली चिप हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ही प्रोसेसर से उनकी कोर बना बना के काम लिया जा सकता है, लिया जा रहा है। तो ये था हिस्ट्री ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जो टॉपिक आता है अपना, वो टॉपिक आता है आउटपुट डिवाइसेस का। आउटपुट डिवाइस हम डिस्कस करेंगे, यानी कि हमने कौन सी डिवाइस डिस्कस कर ली हैं। हमने डिस्कस कर लिया है आपका इनपुट डिवाइस, हमने डिस्कस कर ली है आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपने अच्छे से पढ़ा, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, पेन, जो भी सारी की सारी हमने पढ़ी है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोसेसिंग डिवाइस, उस प्रोसेसिंग डिवाइस काम कैसे करती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर हमने पढ़ी। हम डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, पहले इनपुट हुआ, फिर प्रोसेसिंग हुई, अभी हमारा क्या होगा, आउटपुट लेकर आएंगे हम। आउटपुट किस तरीके से क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है ना। कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप सारी चीज़ें डाल सकते हो। आराम से दिमाग शांत करके सारी चीज़ें आपने पढ़नी है और अच्छे तरीके से समझनी है। कोई चीज़ ना समझ में आए बार बार पूछनी है आपने, 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 100 बार पूछो।
आउटपुट डिवाइसेस आज हम पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में एन आउटपुट डिवाइस, जो आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं, इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती हैं दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम कंप्यूटर, जो डेटा कंप्यूटर से लेती हैं। इनपुट डिवाइस क्या थी? जो कंप्यूटर को डेटा देती थी, कंप्यूटर को डेटा देती थी, ये कंप्यूटर से डेटा ले रही है। कंप्यूटर किसको कहा है? यहाँ पे चिप को कहा है। चिप किसको कहा है? सीपीयू को कहा है। सीपीयू कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, ALU, MU, CU, ठीक है ना। मेन काम करने का वाला कौन है? ALU है। CU क्या काम करता है? निर्देश इधर उधर देता है। MU क्या काम करता है? थोड़े समय के लिए सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है, ठीक है जी। एंड ट्रांसलेट्स देम इनटू सूटेबल यूज़र, यानी कि उनको ट्रांसलेट करके यूज़र के सूटेबल, यानी कि यूज़र यानी कि हमारे पढ़ने लायक जो चीज़ें होती हैं वो अपने सामने आते हैं, चाहे वो डिस्प्ले पे आए, चाहे वो प्रिंटर से आए, जैसे मर्जी आए, तो वो आउटपुट डिवाइस होती हैं, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती हैं, यानी कि आदमी समझ सके उन फॉर्म में होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट देखें, आउटपुट कितने रूप से हमें प्राप्त हो सकता है? 2 प्रकार से हमें आउटपुट प्राप्त हो सकता है। सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट हो सकता है और हार्ड कॉपी के रूप में अपने को आउटपुट प्राप्त हो सकता है। सॉफ्ट कॉपी के रूप में और हार्ड कॉपी के रूप में अपने को आउटपुट प्राप्त हो सकता है भाई। तो देखें, पढ़ें, सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी पढ़ लेते हैं। सॉफ्ट कॉपी, जैसे आप सॉफ्ट कॉपी यानी कि मैं आपको PDF दे रहा हूँ तो ये सॉफ्ट कॉपी है। PDF क्या है आपकी? सॉफ्ट कॉपी के रूप में है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन पेपर, ये पेपर पर प्रोड्यूस नहीं किया जाता, यानी कि ये कागज़ पर नहीं आएगा, ये कागज़ पर नहीं होगा। दे आर टेम्पररी इन नेचर, वो नेचर में टेम्परेरी होती है, यानी कि टेम्परेरी रूप से होते हैं वो। टेम्परेरी मतलब आप PDF लिए हुए हो, अगर आपने उसका प्रिंट निकलवा लिया तो वो कागज़ पे आ गई, ठीक है ना। एग्जाम्पल है योर कंटेंट ऑन टर्मिनल स्क्रीन, टर्मिनल स्क्रीन भी बोल दिया जाता है डिस्प्ले को, कोई भी डिस्प्ले है, कोई भी आपका कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसको टर्मिनल स्क्रीन भी बोल दिया जाता है। आपका कंटेंट जब इस स्क्रीन पर दिखाई देता है तो इसको कहा जाता है योर कंटेंट ऑन टर्मिनल स्क्रीन। सॉफ्ट कॉपी के रूप में है ये आपका। इसके बाद है, इसके बाद नेक्स्ट आपका हार्ड कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी के बाद जो है आपका किस रूप में होता है डेटा? हार्ड कॉपी के रूप में डेटा होता है। और हार्ड कॉपी के रूप में जो डेटा होता है वो किस प्रकार से हो सकता है? ए हार्ड कॉपी आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड ऑन ए पेपर, ये पेपर पर होता है, आपके कागज़ पर होता है। और सम मटेरियल दैट कैन बी टच्ड, और ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, वो होता है हार्ड कॉपी के रूप में। आउटपुट ऑन पेपर बाय प्रिंटर, प्रिंटर के द्वारा आउटपुट जो पेपर पर दिया गया है, या प्लूटर के द्वारा, प्लूटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, हम पढ़ने वाले हैं। इनके द्वारा जो पेपर पर आउटपुट दिया गया है आपको कंप्यूटर से निकाल कर, तो वो क्या कहला रहा है आपका? हार्ड कॉपी। क्या कहला रहा है आपका? हार्ड कॉपी कहला रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक? सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, आउटपुट के रूप में। अभी आउटपुट डिवाइसेस हम पढ़ लेते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइस किस तरीके से यूज होती हैं। तो आउटपुट डिवाइस सबसे पहले होती है मॉनिटर। मॉनिटर मेन प्राइमरली आउटपुट डिवाइस है। टर्मिनल भी इसको हम बोल सकते हैं। प्रिंटर हो सकती है, प्लूटर हो सकती है, स्पीकर हो सकती है, ठीक है ना। ये आउटपुट डिवाइस आपकी हो सकती है। इसमें एक चीज़ हो सकती है और, स्पीच सिनेथेसाइजर, स्पीच सिनेथेसाइजर, स्पीच सिनेथेसाइजर, शायद ये मैं आगे भूल भी जाऊं तो ये याद दिलवा देना। स्पीच सिनेथेसाइजर ये भी बताऊंगा मैं आपको होता क्या है, ठीक है। तो एक एक करके ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सबसे पहला देखो मॉनिटर। अब मॉनिटर से संबंधित क्वेश्चन क्या आया था ग्राम सचिव में, ये आप याद करना। मॉनिटर से संबंधित क्या क्वेश्चन आया था ग्राम सचिव के अंदर, ये आप याद करना अच्छे से कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, एक टेलीविजन लाइक स्क्रीन, एक टेलीविजन की तरह स्क्रीन होती है, टेलीविजन लाइक स्क्रीन होती है मॉनिटर। दैट आर मोस्ट पॉपुलर डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है। यूज टू प्रोड्यूस सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है। 2 और 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर यूज, 2 से 3 प्रकार के मॉनिटर यूज किए जाते हैं। CRT, LCD, LED। CRT की फुल फॉर्म क्या है आपकी? कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। LCD की फुल फॉर्म क्या है आपकी? लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल
डिस्प्ले। एलईडी की फुल फॉर्म क्या आपकी? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये फुल फॉर्म है इसकी। कई बार इसको जो है TFT भी बोल दिया जाता है, TFT। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो है इसकी फुल फॉर्म बनती है किस चीज़ की? TFT। कई बार इसको ये भी बोल दिया जाता है। क्लियर बात? ये मॉनिटर के बारे में था। अब मॉनिटर के बारे में और क्या चीज़ें जानकारी होंगी वो देखते हैं हम। देखो पिक्सल क्या होते हैं, मॉनिटर पे पिक्सल होते हैं। पिक्सल क्या होते हैं? पिक्सल्स एनी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल एरिया। बस ये पॉइंट नोट कर लो, वेरी स्मॉल इंडिविजुअल एरिया। वेरी स्मॉल इंडिविजुअल एरिया क्या होता है? जैसे ये मैंने बिंदु लगा दिया, ये बिंदु लगा दिया, ये वाला बिंदु, ये बिंदु लगा दिया, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये सारे वेरी स्मॉल इंडिविजुअल एरिया ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन पर विच टुगेदर फॉर्म ए होल इमेज, जिसको मिलाकर, यानी कि ये जब मिला दिए जाते हैं आपस में तो ये क्या बन जाती है? एक इमेज बन जाती है, फोटो बन जाती है। पिक्सल को मिलाकर क्या बनती है? फोटो बनती है आपकी। तो उसको कहा जाता है, छोटे छोटे इंडिविजुअल एरिया को क्या कहा गया है? पिक्सल कहा गया है। क्लियर है बात? छोटे छोटे इंडिविजुअल एरिया को हमने क्या कहा है? पिक्सल कहा है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है सभी को। वेरी स्मॉल इंडिविजुअल एरिया ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड पिक्सल। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आ जाता है अपना रेजोल्यूशन। क्या होता है रेजोल्यूशन? देखो क्या होता है। रेजोल्यूशन मेजर्स द नंबर ऑफ पिक्सल। बस ये लाइन नोट कर लेना, द नंबर ऑफ पिक्सल्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन इन अ डिजिटल इमेज और डिस्प्ले। जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? रेजोल्यूशन कहलाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ पिक्सल अगर ज़्यादा होंगे तो आपके मोबाइल का स्क्रीन का रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होगा, फ़ोटो का रेजोल्यूशन बड़ा होगा। अगर नंबर ऑफ पिक्सल जो है कम होंगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन का या आपकी फ़ोटो का जो रेजोल्यूशन है वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना? तो हम कहते हैं ना पिक्सल फट गए उसके। रेजोल्यूशन अगर ज़्यादा होता है, पिक्सल ज़्यादा होते हैं तो फिर पिक्सल नहीं फटते, कितना मर्जी जूम कर लो फ़ोटो को, जितना मर्जी जूम करते चले जाओ। लेकिन पिक्सल अगर कम होते हैं तो रेजोल्यूशन उसका कम होगा, जैसे ही पिक्चर को जूम करेंगे तो पिक्सल फट जाएंगे। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जो मिलते हैं, नंबर ऑफ़ पिक्सल्स वो आपको मेज़र किए जाते हैं, किसमें? रेजोल्यूशन में मेज़र किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ये मॉनिटर स्क्रीन है। मॉनिटर स्क्रीन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखो इलेक्ट्रॉन बीम होती है, ये जो है इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम होती है, ये आपने ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन बीम होती है। ये कैथोड ट्यूब होती है, कैथोड, ये कैथोड, यहाँ पे कैथोड ट्यूब होती है, CRT बोलते हैं ना, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है ना? कैथोड ट्यूब होती है, ये आपने ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन बीम जो है स्क्रीन पर पड़ती है, स्क्रीन पर जो है, इस स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती है इस तरीके से, ये जो इमेज बनाती हैं ये आपने ध्यान रखनी है। फोस्फोरेसेंट स्क्रीन होती है, ये फोस्फोरेसेंट स्क्रीन, यानी कि इस तरीके से थोड़ी मोटाई में होती हैं, गोलाई में होती है स्क्रीन। ये आपने 3-4 चीज़ें इसकी ध्यान रखनी है। ठीक है ना? ये पूछी जा सकती हैं आपसे। इसमें किस प्रकार का और क्वेश्चन आया था वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी और चीज़ें हैं इसके बारे में। क्या है? इलेक्ट्रॉन गन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मॉनिटर है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मॉनिटर से क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन क्या था? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मॉनिटर से, वो देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन गन जो होती है, इलेक्ट्रॉन गन, वो जो गन अभी मैंने दिखाया था, अभी जो मैंने गन आपको दिखाई थी ये वाली, ये जो गन है ये इलेक्ट्रॉन गन है। यहाँ एक डंडा सा भी होता है इसके नीचे इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन गन हो जाती है, जो क्या चीज़ करती है? इलेक्ट्रॉन बीम स्प्रेड करती है। किस पे? इस फोस्फोरेंट स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन बीम स्प्रेड करती है इलेक्ट्रॉन गन। नेक्स्ट देखो, तो इलेक्ट्रॉन गन डू नॉट स्कैन इट रैंडमली। ये रैंडमली स्कैन नहीं करती स्क्रीन पर। स्क्रीन पर यूँ नहीं कि पहले एक लाइन चली गई, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन चली गई, ऐसे नहीं स्क्रीन पर वो लाइटिंग मारी जाती। तो किस तरीके से मारी जाती है? इन ए डिजाइंड फैशन, डिजाइंड फैशन में होती है। लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन गन स्कैन इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे ही नहीं फेंकी जाती सारी की सारी लाइट, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड में जाएंगी। देन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ऊपर से नीचे जिग जैग पैटर्न में, यानी कि इस तरीके से लेफ्ट टू राइट,
लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में जो है इलेक्ट्रॉन बीम जो है स्प्रेड की जाती है इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा फोस्फोरेंस स्क्रीन पर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई, अब ये क्वेश्चन था ग्राम सचिव में। अब आप इससे संबंधित बता सकते हो क्या आंसर आएगा। ए मोनिटर्स डैश इज द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड दैट द इलेक्ट्रॉन गन स्कैन एवरी पिक्सल ऑन द स्क्रीन। इलेक्ट्रॉन जो गन होती है अपनी, वो एवरी पिक्सल को स्क्रीन पर एवरी पिक्सल को स्कैन करती है या रिफ्रेश करती है पर सेकंड के हिसाब से। टाइम्स पर सेकंड दैट इलेक्ट्रॉन गन स्कैन करती है एवरी पिक्सल को स्क्रीन पर। उसको क्या कहा जाता है? ना तो उसको स्पीड कहा जाता, ना उसको रिजोल्यूशन कहा जाता, ना वो व्यू एरिया होता। तो रिफ्रेश रेट उसको कहा जाता है कि कितनी देर में वो रिफ्रेश करती है स्क्रीन पर, स्कैन करती है एवरी पिक्सल को, हर पिक्सल को कितनी देर में रिफ्रेश करती है, तो उसको कहा जाता है रिफ्रेश रेट। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ था ग्राम सचिव के अंदर। उसके बाद सेकंड आ जाता है प्रिंटर, जो हार्ड कॉपी डिवाइस है। प्रिंटर, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस अपने पढ़ा, 3 प्रकार की डिवाइस थी, LCD, CRT और LED। लेकिन LCD LED के बारे में ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की अपने को ज़रूरत नहीं है, मॉनिटर से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मॉनिटर हमने पढ़ लिया है। हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर आ गया। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है दैट प्रिंट करेक्टर या इमेज या सिंबल पेपर पर ड्रॉ करते हैं। करेक्टर करें या इमेज करें या आपका सिंबल करें, वो पेपर पे जब निकालेंगे तो हार्ड कॉपी डिवाइस हो जाएगी। और उसमें वो किसके थ्रू आएगी? प्रिंटर के थ्रू आएगी। अब प्रिंटर में कौन से प्रिंटर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर की क्या क्लासिफिकेशन है, प्रिंटर में कौन से प्रिंटर हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रिंटर में बी क्लासिफाइड एज इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। 2 प्रकार के होते हैं प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटिंग की क्वालिटी के आधार पर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, 2 प्रकार के प्रिंटर का वर्णन हम करेंगे, पढ़ेंगे 2 प्रकार के प्रिंटर को हम। तो देखते हैं, समझते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर को सबसे पहले समझ लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर आपके कौन से होते हैं? देखोगे, इम्पैक्ट प्रिंटर आर कैरेक्टर प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आगे कैरेक्टर प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप आगे कैरेक्टर प्रिंटर उसके अंदर होता है। और कैरेक्टर प्रिंटर के टाइप आगे डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के टाइप आगे। फिर आगे लाइन प्रिंटर के 2 टाइप होंगे, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ठीक है ना। इसमें दोनों डी हैं, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। इसमें एक एल है या सी है और डी है, एक सी है और एक चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर लाइन प्रिंटर के अंदर। यानी कि आपका कैरेक्टर प्रिंटर जो है 2 भागों में बांटा गया है, डेजी व्हील में और डॉट मैट्रिक्स में। लाइन प्रिंटर जो आपका 2 भागों में बांटा गया, एक चेन प्रिंटर में और एक आपका ड्रम प्रिंटर में, ठीक है ना, 2 भागों में बांटा गया है। ये लाइन प्रिंटर था आपका और ये आपका कैरेक्टर प्रिंटर था। 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात कर लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अपना कौन सा प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर है। अभी मैंने बताया था कैरेक्टर प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखो क्या होता है आपका। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, द प्रिंट हेड ऑफ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज स्मॉल पिन। मेन सी चीज़ें आपने लिख लेनी है। स्मॉल पिन यूज करता है जो स्ट्राइक करती हैं, जो स्ट्राइक मतलब टकराती हैं। कहाँ टकराती हैं? पेपर पर टकराती हैं। किस चीज़ के लिए? एक कैरेक्टर बनाने के लिए, एक इमेज यानी कि छवि बनाने के लिए पिन होती हैं, वो पेपर पर टकराती हैं, ठीक है ना। दे आर मोर इकोनॉमिकल, ये ठीक ठाक होते हैं, मतलब पैसों में आसानी से मिल सकते हैं, हमें सस्ते मिलते हैं। लोएस्ट रनिंग कॉस्ट, चलाने में भी इनकी कॉस्ट जो है वो कम आती है। दीज प्रिंटर आर नॉट यूज्ड मच नाउअडेज, आजकल इनको इतना यूज़ नहीं किया जाता। हालांकि एट प्लेस, उन स्थानों पर जहां इनवॉइस
इनवॉइस की बात होगी, जहाँ डिलीवरी नोट्स की बात होगी, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं विद ए कॉपी, जहाँ एक कॉपी के साथ, और क्वालिटी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती, दीज आर स्टिल यूज्ड, वो आज भी वहाँ पे यूज होते हैं। कौन? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके, ठीक है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आज भी यूज होते हैं, जहाँ पे इनवॉइस की बात होगी, जहाँ पे कॉपी की बात होगी, वहाँ पे आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अभी भी यूज किए जाते हैं, अभी भी प्रयोग उनका किया जाता है। देखो इनके बारे में और डिटेल, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसकी जो स्पीड है पहले बता देता हूँ आपको, CPS में मापी जाती है, कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड में इसकी स्पीड मापी जाती है, कैरेक्टर पर सेकंड में स्पीड मापी जाती है। जहाँ कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, कॉपी का मतलब है कि मान लीजिए एक कॉपी तो आपको कस्टमर को देनी है, कस्टमर को देनी है, एक कॉपी आपने अपने पास रखनी है, तो दो कॉपी इससे निकलती हैं, जिसे हम कार्बन कॉपी भी कह देते हैं। जो कार्बन कॉपी आती है ना, बिल आते हैं, बिल में दो कॉपी आती हैं, एक तो वहाँ रह जाती है कॉपी, एक फाड़ के अपने को दे देते हैं। जैसे रसीद में होता है, कई बार दो रसीद होती हैं, एक वो उनके पास ही रह जाती है, जो आप दुकानदार से बिल लेते हो, एक आपको दे देते हैं। तो इस प्रकार के जो यूज़ किए जाते हैं वो प्रिंटर कार्बन कॉपी के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। देखो इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, फ़ायदे हैं और इसके नुकसान हैं, कुछ एडवांटेज क्या है, फ़ायदे क्या है। मेन एडवांटेज है टू प्रोड्यूस कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी अगर प्रोड्यूस करनी है तो ये प्रिंटर आपको लेना ही लेना पड़ेगा, और किसी प्रिंटर में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये मेन एडवांटेज है इसका। चीप है, सस्ता है, रिलायबल है, यानी कि ठीक ठाक रिजल्ट आता है। मल्टीपल कॉपी ऑफ प्रिंट आउट, यानी कि प्रिंट आउट की मल्टीपल कॉपी, एक से ज़्यादा कॉपी निकालने में सहायक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। लो कॉस्ट ऑफ प्रिंट आउट, प्रिंट आउट की जो कॉस्ट आएगी यानी कि रिफ़िल वगैरह करवाने में ये आसान है, लो कॉस्ट है इसकी। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि ठीक करवाने में भी ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। इट प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट ए टाइम, मैंने आपको बताई थी स्पीड क्या है इसकी, CPS में स्पीड मापी जाती है, कि इसमें CPS कैरेक्टर पर सेकंड। डिसएडवांटेज क्या है इसका, यानी कि इसको क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, ये नॉइजी है, शोर ज़्यादा करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, नॉइजी है, शोर बहुत ज़्यादा करते हैं। लोअर क्वालिटी का प्रिंट आउट जो है प्रोड्यूस करते हैं, लोअर क्वालिटी का प्रिंट आउट प्रोड्यूस करते हैं, लोअर क्वालिटी प्रिंट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थी इसकी मेन बात। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की मैंने बात की है, CPS में स्पीड मापी जाती है, प्रिंट आउट मल्टीपल कॉपी के लिए यूज़ किया जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, चीप है, लेकिन आजकल जनरली यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है ना। कार्बन कॉपी के लिए यूज़ किया जाता है, पिन यूज होती हैं, पेपर पर टकराती हैं, उससे करेक्टर बनता है, सिंबल बनते हैं, ये इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद आता है डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इसके बारे में कोई ज़्यादा इतनी सी है नहीं। डेजी व्हील प्रिंटर में भी पेपर पर स्ट्राइक होंगी, पिन स्ट्राइक होंगी पेपर पर, और स्पीड जो मेज़र की जाएगी वो CPS में ही मेज़र की जाएगी। ये करेक्टर प्रिंटर का ही टाइप है। करेक्टर प्रिंटर के दो टाइप थे, कौन से, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स दो टाइप थे। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कार्बन कॉपी के लिए हमने बताया, और डेजी व्हील प्रिंटर यूज़ किया ही नहीं जाता। तो डेजी व्हील प्रिंटर की भी स्पीड जो है किस में मापी जाती है, CPS में मापी जाती है, करेक्टर पर सेकंड में इसकी स्पीड मापी जाती है। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो भाई, चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर के अंदर आगे लाइन प्रिंटर की बात आ गई। लाइन प्रिंटर हमने पढ़ा कि लाइन प्रिंटर के दो टाइप होते हैं। लाइन प्रिंटर के दो टाइप कौन से होते हैं, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो चेन प्रिंटर को बैंड प्रिंटर भी कह दिया जाता है, चेन प्रिंटर को आप बैंड प्रिंटर भी बोल सकते हैं। इस चेन प्रिंटर में क्या होता है, चेन प्रिंटर के अंदर एक चेन होगी। लाइन प्रिंटर है ये, जो प्रिंट करता है लाइन एट ए टाइम, यानी कि इसकी स्पीड क्या होगी, LPM लाइन पर मिनट, इसकी होगी लाइन पर मिनट। L का मतलब है लाइन, P का मतलब है पर, M का मतलब है मिनट, लाइन पर मिनट इसकी स्पीड होगी। द प्रिंटर हैज़ ए सेट ऑफ हैमर, इसमें हैमर्स होते हैं। हैमर्स का मतलब हथौड़े, हथौड़े का मतलब वो वाले हथौड़े नहीं, इस तरीके से एक वो पिन स्ट्राइक होती है उस पर भी। माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ चेन, चेन के सामने होते हैं। इन मैनर दैट इंक्ड रिबन,
उसके बीच में एक इंक स्याही लगा हुआ रिबन होता है। एंड पेपर कैन बी प्लेस्ड बिटवीन हैमर एंड चेन, चेन और हैमर के बीच में पेपर आ जाए और रिबन भी आ जाए, वो रिबन पे स्ट्राइक होती है पिन, और रिबन जो है टकराता है कागज़ से, तो जो है कैरेक्टर टाइप होता है या सिंबल टाइप होता है उसके ऊपर। तो देखिए इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये इस प्रकार से होगा, चेन प्रिंटर इस प्रकार से भी हो सकता है आपका चेन प्रिंटर, और जो है आपका चेन प्रिंटर इस प्रकार से भी हो सकता है। ये जो है पेपर होगा, यहाँ पे ये कागज़ है, ये कागज़ है आपका, और ये है रिबन आपका, नैरो रिबन, छोटा सा रिबन है, और ये है आपके हैमर जो टकराएंगे, कागज़ पर टकराएंगे, रिबन पर टकराएंगे, और रिबन पे से जो कागज़ पे जो चीज़ें बनेंगी वो रिबन पे, इस पे हैमर पे जो चीज़ लिखी होगी, मान लीजिए यहाँ पे ए लिखा है, ए, तो ये जैसे टकराएगा रिबन से होकर कागज़ पर, तो कागज़ पर क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, छप जाएगा उसी टाइम। तो ये है लाइन प्रिंटर आपका पहला टाइप, चेन प्रिंटर जिसको हम, या बैंड प्रिंटर जिसको हम कह देते हैं। इसके बाद आता है आपका ड्रम प्रिंटर। चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, दो प्रिंटर की हमने बात की थी। तो ड्रम प्रिंटर आर ऑल्सो लाइन प्रिंटर, ये भी लाइन प्रिंटर होते हैं। दैट प्रिंट्स एंटायर लाइन एट ए टाइम, पूरी लाइन एक टाइम में प्रिंट करते हैं। तो स्पीड इसकी भी LPM में मापी जाती है, लाइन पर मिनट में ही इसकी स्पीड मापी जाती है। ड्रम प्रिंटर की बात की। नेक्स्ट देखिए, ये ड्रम प्रिंटर इस प्रकार से होता है, सेम होता है, उसका सेम होता है, बस ये गोलाई में होता है, जो अपना चेन प्रिंटर था उसकी तरह होता है ये बिल्कुल, लेकिन ये गोलाई में होता है, बस जिसको ड्रम कह देते हैं वही चीज़ होती है। इसके अंदर हैमर भी होते हैं, इसके अंदर रिबन भी होता है, और इसके अंदर पेपर भी होता है, वही सेम चीज़ होती है, लेकिन बस ये गोलाई में होता है, सेम चीज़ वही है, प्रिंटिंग मैकेनिज्म सेम है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आ जाता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन से प्रिंटर आ जाते हैं, नॉन इम्पैक्ट। वो तो इम्पैक्ट प्रिंटर थे, इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। चेन प्रिंटर को और क्या कहा जा सकता है, बैंड प्रिंटर कहा जा सकता है। अब आगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जो क्वालिटी वाले होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के हैं, एक तो है लेज़र प्रिंटर और दूसरा है इंकजेट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर के बारे में बात कर ले। इंकजेट प्रिंटर की स्पीड भी LPM में मापी जाती है, लाइन पर मिनट में मापी जाती है, LPM, लाइन पर मिनट। इंकजेट प्रिंटर आर लिक्विड इंक टेक्नोलॉजी लिक्विड इंक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ये अवेलेबल होते हैं कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट में, हालांकि ये सस्ते मिल जाते हैं। कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रीजनेबली गुड क्वालिटी प्रिंट, कुछ अच्छे प्रिंट निकाल सकते हैं। रिलेटिवली नॉइजलेस, और शोर भी ज़्यादा नहीं करते। शोर कौन से करते थे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर शोर करता था। ड्यूरिंग प्रिंटिंग ऑपरेशन, प्रिंटिंग करते टाइम ज़्यादा शोर भी नहीं करते। और 360 DPI इसकी जो क्वालिटी होती है, 360 DPI होती है। 360 DPI, DPI का मतलब क्या होता है, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। ये डॉट पर इंच क्या है, ये क्वालिटी मापने के लिए क्वालिटी मेजरमेंट है। DPI, डॉट पर इंच, क्वालिटी मेजरमेंट है। जो आपका CPM था, करेक्टर पर सेकंड था, जो आपका LPM है, लाइन पर मिनट है, वो आपकी स्पीड की मेजरमेंट है, लेकिन ये आपकी क्वालिटी की मेजरमेंट है। DPI, डॉट पर इंच, यानी कि 360 डॉट लगाता था 1 इंच में। 1 इंच कितनी जगह होती है, ये 1 इंच की जगह मान लीजिए 1 इंच में 360 डॉट लगाता था, तो इसकी क्वालिटी इम्प्रूव थी, इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया थी। इंकजेट प्रिंटर की मैं बात कर रहा हूँ। इंकजेट प्रिंटर इस प्रकार के होते हैं, आपने देखा भी होगा, फोटोग्राफर जो है वो रखते हैं अपने फ़ोटो वगैरह निकालने के लिए। नेक्स्ट देखो, इंकजेट प्रिंटर के एडवांटेज क्या हैं, फ़ायदा क्या है। इंकजेट प्रिंटर आर इनएक्सपेंसिव, ये सस्ते होते हैं। स्पेशली कलर्ड इज़ नीडेड, कलर्ड जो है जब भी ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए कलर्ड फ़ोटो निकालनी है तो उसमें सबसे सस्ते ये हैं। लाइटर इन वेट, हल्के होते हैं वेट में, पोर्टेबल होते हैं, आसानी से पोर्टेबल हम कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायक है। डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है इसका, नुकसान है जी स्लो है। पहली बात तो लेज़र प्रिंटर से स्लो है, इतना भी तेज़ नहीं है, लेज़र प्रिंटर से स्लो है। कार्ट्रिज जो है, जो इसकी कार्ट्रिज है वो आसानी से सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। अगर 2-3 दिन ना यूज़ करो तो वो सूख जाएगी, ठीक है ना। 2-3 दिन मान लीजिए स्याही यूज़ नहीं की तो आपने वो स्याही जो है उसकी सूख जाती है, लिक्विड होती है वो स्याही सूख जाती है। कलर कार्ट्रिज आर एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन, जो ब्लैक एंड वाइट है, जो ब्लैक वाली कार्ट्रिज है वो तो आसानी से सस्ती अवेलेबल मिल जाती है, लेकिन जो कलर्ड होती है वो महंगी मिलेगी आपको। ये इसके डिसएडवांटेज हैं जी।
किस प्रिंटर के? इंकजेट प्रिंटर की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट आ जाता है जी आपका लेज़र प्रिंटर। अब लेज़र प्रिंटर के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, लेज़र प्रिंटर में कौन सी बात मेन आ जाती है, देखते हैं। लेज़र प्रिंटर आर पेज प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो होते हैं पेज प्रिंटर होते हैं, दैट प्रिंट वन पेज एट ए टाइम, यानी कि इसकी जो स्पीड बनेगी पेज पर मिनट, PPM में मापी जाएगी, पेज पर मिनट। इसकी जो स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी भाई? पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, स्पीड बनेगी पेज पर मिनट। कंपोनेंट ऑफ लेज़र प्रिंटर आर लेज़र बीम। ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? लेज़र बीम के टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मल्टी साइडेड मिरर होते हैं इसमें। मल्टी साइडेड मिरर यानी कि आपको जो इस तरीके से स्कैन करते हुए दिखाई देता है कि जैसे स्कैन हो रहा कुछ ना कुछ। ए फोटो कंडक्टिव ड्रम होता है इसके अंदर, और एक टोनर होता है इसके अंदर। 1200 DPI इसकी क्वालिटी होती है, 1200 DPI। अब आप अंदाज़ा लगाओ उसकी कितनी DPI थी? 360 DPI थी। ये 1200 DPI डॉट पर इंच, 1 इंच में 1200 डॉट लगाएगा तो ऑटोमेटिकली जितने ज़्यादा डॉट होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, रेजोल्यूशन उतना हाई होगा। जितना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होगा उतनी क्वालिटी इमेज की अच्छी होगी। तो ये इसलिए लेज़र प्रिंटर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये लेज़र प्रिंटर इस प्रकार के होते हैं, लेज़र प्रिंटर इस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखो भाई प्लूटर। अब प्लूटर क्या होते हैं ये ध्यान रखना, प्लूटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लूटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्लूटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मैनी इंजीनियरिंग डिज़ाइन, जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन होते हैं, कई बड़े बड़े डिज़ाइन होते हैं भाई, इंजीनियरिंग के डिज़ाइन होते हैं, आर्किटेक्चरल प्लान होते हैं, बिल्डिंग का डिज़ाइन होता है, ठीक है ना। डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट, मैकेनिकल कंपोनेंट के डिज़ाइन होते हैं, किसी भी कार का डिज़ाइन है, कोई बाइक का डिज़ाइन है, बड़े बड़े डिज़ाइन जो निकाले जाते हैं वो किससे निकाले जाएंगे? अदर रिक्वायर्ड हाई क्वालिटी परफेक्टली प्रोपोर्शन ग्राफिक, यानी कि परफेक्टली प्रोपोर्शन वाले ग्राफिक जो होंगे वो किससे निकाले जाएंगे? लार्ज शीट पर निकाले जाएंगे। और वो किसकी सहायता से? स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस चाहिए उसके लिए। क्या, कौन सी डिवाइस चाहिए? प्लूटर चाहिएगा उसके लिए। उसके लिए क्या चाहिएगा अपने को? प्लूटर चाहिएगा भाई, ठीक है ना। जैसे मैप, वो बड़े मैप निकालने हैं, जैसे मान लीजिए प्रिंटर से तो बड़ा मैप निकल से रहा, जो दीवार पे मैप टांगते हो आप, बड़े बड़े मैप जो होते हैं, या फ्लैक्स जो होते हैं दीवारों पर लगे देखते हैं आप किसी भी पॉलिटिशियन का, तो वो जो सारे प्लूटर की सहायता से निकलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और आ जाता है आपका इंक जेट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की ही बात कर रहा हूँ मैं। ये भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही टाइप है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही टाइप है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। थर्मल प्रिंटर की बात कर रहा हूँ मैं। थर्मल प्रिंटर थोड़ा सा अलग क्यों कह रहा हूँ मैं? इसकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो इन सब से अलग है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है इन सब से अलग है। थर्मल प्रिंटिंग इज अ डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस, डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस है विच प्रोड्यूस प्रिंटेड इमेज बाय सेलेक्टिवली, प्रिंटेड इमेज की बात करेंगे, बाय सेलेक्टिवली हीटिंग कोटेड थर्मोकोमिक पेपर। थर्मोकोमिक पेपर पर इसकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, थर्मोक्रोमिक पेपर पर इसकी जो है इमेज बनकर आती है, प्रिंट निकलता है। थर्मोक्रोमिक पेपर पर इसका प्रिंट निकलता है। थर्मल प्रिंटर प्रिंट्स मोर क्वाइटली, बड़ी शांत तरीके से प्रिंट करते हैं। यूजली फास्टर, आमतौर पर फास्ट होते हैं, देन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर से फास्ट होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह फास्ट होते हैं। दे आर ऑल्सो स्मॉलर, वो छोटे से होते हैं, लाइटर, हल्के होते हैं, एंड कंज्यूम लेस पावर, और बहुत कम पावर जो है वो कंज्यूम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ATM की जो रिसिप्ट आती है वो थर्मल पेपर, थर्मोक्रोमिक पेपर पर आती है, और वो थर्मल प्रिंटर होते हैं, ठीक है ना, ATM वाला जो होता है। अब इसमें एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम। ये थर्मल प्रिंटर है, आपको इसमें बसों में भी देखा होगा, बस में टिकट वगैरह काटते हैं आजकल, वो थर्मोक्रोमिक पेपर पर इसकी जो स्याही होती है वो ज़्यादा देर तक कागज़ पर नहीं टिकती। आप जेब में डालोगे, टिकट वगैरह जेब में डाल दो, हो सकता है घर तक पहुँचते पहुँचते वो सारी स्याही खत्म हो जाए, कागज़ बचे। जैसे आप ATM में से स्लिप लेकर आते हो, वो जेब में डाल ली तो उसकी स्याही जो है जल्दी मिट जाती है, थर्मोक्रोमिक पेपर पर ये होती है। तो ये थर्मल प्रिंटर की बात थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लासेस एंड HSSC प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। HSSC प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है कुछ, और प्रीवियस ईयर के या कुछ क्वेश्चन हैं जो वैसे ही मैंने बना रखे हैं, उनसे संबंधित चीज़ें हम देख लेते हैं इसके अंदर कैसे क्या होंगी। तो 2-4 क्वेश्चन हम देखते हैं इसके।
पहला क्वेश्चन है MAR स्टैंड फॉर, हमने पढ़ा था MAR होता क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इसकी फुल फॉर्म रहेगी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ऑपरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व्स क्लॉक साइकिल, क्लॉक साइकिल में ये शायद पहले ही पढ़ा है, इंस्टॉलेशन डिवाइस का आंसर आएगा, क्लॉक साइकिल में ये नहीं आता। CISC स्टैंड्स फॉर, CISC किस लिए खड़ा है, किस लिए खड़ा का मतलब इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, देखो कहाँ पे है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट CPU, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, बी इज राइट आंसर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इसका आंसर रहेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फिक्स लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन की फिक्स लेंथ किस में आई थी, फिक्स लेंथ हमने बताया था, इसमें तो कॉम्प्लेक्स लेंथ आ गई थी, लार्ज इंस्ट्रक्शन थे, रिड्यूस वाले में फिक्स्ड लेंथ आ गई थी, एक्सप्लिसिट वाले में दो तरीके से पैरेलल में काम होने लग गया था, मल्टी कोर में और भी पैरेलल का भी पैरेलल बना दिया गया था, तो RISC इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है प्रोसेसर विच इज़ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स कौन सा प्रोसेसर होता है, कॉम्प्लेक्स जो होता है कौन सा प्रोसेसर होता है, सबसे पहले हमने बात की थी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर कौन सा है, CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, नाम से भी स्पष्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर CPU, मेमोरी एक्सेस CPU के लिए सबसे फास्ट कौन सी है, कौन सी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है CPU सबसे फास्ट, जो सबसे नज़दीक होती है रजिस्टर को सबसे फास्ट एक्सेस कर सकता है। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंटरनल रजिस्टर ऑफ CPU की इंटरनल रजिस्टर की लोकेशन जो क्या होती है, मदरबोर्ड पे होते हैं क्या नहीं, बाहर होते हैं क्या नहीं, इंटरनल होते हैं क्या नहीं, ऑन चिप होते हैं भाई, चिप पे होते हैं, चिप के ऊपर ही होते हैं वो। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू वी कॉल ए पर्सन हु कंट्रोल्स द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है वो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, उस पर्सन को लाइव वेयर हम कहते हैं, प्रोग्रामर नहीं कहते, एनालिस्ट नहीं कहते, कंट्रोलर नहीं कहते, ठीक है ना, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है भाई। तो यहाँ तक पढ़ेंगे आज, और इससे बाकी जो बचा है नेक्स्ट मैटर जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास 7 हो चुकी हैं, 7 क्लास हो चुकी हैं। फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो डाउट आप जो है टेलीग्राम चैनल लाभ सिंह नैन पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल लाभ सिंह नैन पे आप भेज सकते हैं, कंप्यूटर विद लाभ सिंह नैन के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। कोई भी डाउट है, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, जो भी आपको अच्छे बुरे आपके कमेंट सभी एक्सेप्टेबल हैं, तो वहाँ पे आपने भेज देने हैं जी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।